यार क्या है, इतना टाइम हो गया है। देखें ये पकड़े मोबाइल मेरा, इसीलिए नहीं जाती मैं। देख लिया, यही होता है हमेशा। कहीं में जाए कोई रक्षा ही नहीं मिलता, इतनी एम्बैरेसमेंट होती है। सब लोग चले जाते हैं, आप यही करते हैं हमेशा। अरे मैं देख रहा हूँ ना रक्षा था। यार एक गाड़ी ले लेना यार। गाड़ी ले लूं? ना तैयार होके रिक्शा में बैठो। अच्छा नहीं रुकेगा रिक्शे वाला। ये गाड़ी वापस क्यों आ रही है? पता नहीं, आप फिलहाल रिक्शे पे फोकस रखें यार। मैं थक गई खड़े खड़े। Excuse me. अगर मैं गलत नहीं हूँ तो पहुँच गया। साजिद। Yes, of course. क्या कर रही हो यहाँ पे? यहाँ कैसे इतने अरसे बाद? अरे मैं तो यहाँ से गुजर रहा था, मेरी नजर पड़ी, मैंने कहा फौजिया। रुको रुको। जावेद, ये साजिद है मेरा क्लास फेलो, और साजिद ये मेरे हस्बैंड है, और ये मेरा बेटा। खुशी मिल गया आपसे। वैसे वाइफ के दोस्त से मिलके खुशी होती नहीं। मजाक कर रहा है, इसकी मजाक की आदत है। ये स्कूल के जमाने में बहुत पिटता था टीचर से, बहुत मारती नहीं है मजाक की आदत की वजह से। वैसे मुझे साहब वो लोग पसंद हैं। वाओ, वेरी नाइस, दैट्स गुड। तो गालबन रिक्शे के लिए खड़े हुए हैं आप लोग? हाँ यार, वो असल में एक कज़न की शादी थी तो अटेंड करने के लिए आए थे। वापसी पर रात ज़्यादा हो गई है, काफ़ी देर से खड़े हुए, कोई रिक्शा आ नहीं रहा है। आ जाएगा। चले मैं ड्रॉप कर देता हूँ यार। कहाँ से आ गए इतने पैसे? पता है कॉलेज के जमाने में इसके पास बस का किराया भी नहीं होता था, मुझसे मांगता था ये पैसे। अरे भाई ये सबसे छोटी वाली है, 4 गाड़ियाँ खड़ी हैं घर में। नहीं देखिए, आपको कहीं जा रहे होंगे, आपको तकलीफ होगी। So what यार, फौजिया मेरी फ्रेंड क्लास फेलो, चलो आ जाओ भाई, आओ। ऐसे कैसे जाने देती, इतने साल बाद मुलाकात हुई है। कॉफी तो पियोगे? लाइट? नहीं मैं बिल्कुल लाइट। आप लोग बैठे, मैं कॉफी लेकर आती हूँ। गेट चलो, सोना है, सुबह स्कूल भी जाना है। आप खड़े क्यों हैं? बैठे हैं। हाँ, मैं देख रहा था फौजिया ने घर काफी अच्छा मेंटेन किया हुआ है। मैं कॉफी लेकर। फौजिया काफी सलीकेशार हो। जावेद साहब, बाय द वे करते क्या हैं आप? आई मीन जॉब वगैरह? मैं एक अखबार में सब एडिटर की जॉब करता था, लेकिन आपको पता है आजकल मीडिया के हालात कितने खराब चल रहे हैं। डाउन साइजिंग हुई और मेरी जॉब भी इज्जत में आ गई। आजकल तो खैर बेरोजगार हूँ, लेकिन छोटा मोटा अपने मतलब का काम कर लेता हूँ, दाल दलिया चल जाता है। ओह अच्छा, मतलब माली मुश्किलात काफ़ी होंगी। नहीं खैर है, इट्स ओके। मेरी इतनी सारी फैक्ट्रीज हैं, किस दिन काम आएंगी। जूस वाली फैक्ट्री ज्वाइन कर लें आप। अरे क्या बात है, क्या शिकायत है मेरे हस्बैंड? तुम्हारे शौहर को जॉब ऑफर कर रहा था मैं। थैंक यू। तो जावेद साहब 75,000 पर मंथ, फ्यूल, मोबाइल, पेट्रोल, मेडिकल सब मिलेगा। वाह, ये तो बहुत अच्छी डील है। तो फिर क्या मान नहीं रहे ये? वैसे शाहिद साहब, आज आपकी और हमारी मुलाकात हुई है और पहली बार आप हमारे घर में आए। इतनी ज्यादा मेहरबानी कुछ समझ में नहीं आ रही मुझे। ठीक है भाई, वैसे भी मैं आजकल बेरोजगार हूँ और घर में बेकार पड़ा हुआ हूँ। हो सकता है कि साजिद साहब के किसी काम ही आ जाऊं। थैंक यू सो मच, आपने मेरी ऑफर ठुकराई नहीं, कबूल कर ली। और बताओ, शादी कर ली तुमने? ऑफ कोर्स, बिल्कुल की। दिखाओ कोई तस्वीर वगैरह है तो। ये लो, देख के बताओ खूबसूरत है या नहीं? माशाल्लाह, वाकई भाई बहुत प्यारी चॉइस है। हाँ बस ये जब से रूही लाइफ में आई है, मेरी लाइफ ही चेंज हो गई है। आज जो कुछ भी हूँ रूही की वजह से। चले मैं चलता हूँ, काफी लेट हो गया। तो जावेद साहब, कल फैक्ट्री में मुलाकात हो रही है।
आपके शौहर 4 नवंबर को बरोज इतवार सुबह से गायब है। जी, साजिद कई दिनों से गायब है और उनका फोन भी मुसलसल बंद जा रहा है। मैं बहुत परेशान हूँ। दोस्तों और रिश्तेदारों से भी पूछा है, कुछ पता ही नहीं चला। जब वो सुबह इतवार को निकले थे तो आपको कुछ बताया था कि कहाँ जा रहे हैं, किससे मिलने जा रहे हैं? नहीं जी, संडे को मैं 12 बजे के बाद उठती हूँ। वो उससे पहले ही मुझे बताए बगैर चले गए। अपनी गाड़ी में गए या कोई कैब करके? अपनी ही गाड़ी में गए वो। आप मुझे उनका मोबाइल नंबर और गाड़ी नंबर बताएं। गाड़ी नंबर उनकी मुझे एक पिक्चर चाहिए होगी। जी, पानी। काम करें कि पिक्चर मुझे व्हाट्सएप कर दें आप। ठीक। सर। तारिक, साजिद साहब की कार ट्रैकिंग और मोबाइल ट्रैकिंग रिपोर्ट आई? जी सर, दोनों रिपोर्टें आ गई सर। रिपोर्ट के मुताबिक साजिद साहब की गाड़ी मोहम्मदी कब्रिस्तान के पास है। जी सर। तुम पुलिस पार्टी में रवाना करो। सर वो मैं पहले ही भेज चुका हूँ। फिर जैसी कोई भी अपडेट आए तो आप मुझे बताओ। जी बेहतर है सर। नाज़रीन, हम आपको एक ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं। कराची के मोहम्मदी कब्रिस्तान से मिलने वाली कार से साजिद नामी शख्स की लाश बरामद, जो इस कार का मालिक बताया जा रहा है। पुलिस ने कार को तहवील में लेकर तफ्तीश का आगाज कर दिया है। जावेद, आप अभी तक परेशान बैठे हैं, खाना भी नहीं खाएंगे? रोहन ने खाना खा लिया। उसने खाना भी खा लिया और वो सो भी गया। अच्छा आप बताइए। कौन आ गया इस वक्त? खबर तो करो, आ रहा हूं यार। पुलिस? जावेद तुम ही हो? जी जी, जावेद मेरा नाम है। तुम्हें साजिद साहब के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। क्या? ले चलो ऐसे। अरे नहीं, अरे एक्सक्यूज मी। जी। आप इसी ऑफिस में काम करते हैं? जी बिल्कुल। देखिए, ऑफिस में और तो कोई भी नहीं है, मुझे आपना मैडम से मिलना है। मैं काफी देर से वेट कर रही हूँ। आपका नाम? फौजिया। अच्छा। मैडम ये फौजिया हैं, काफी देर से वेट कर रही थी। रिसेप्शन पे भी कोई नहीं था। किसी केस के सिलसिले में आपसे मुलाकात करना चाहता हूं। इस रिसेप्शनिस्ट का पता करो, ये लंच ब्रेक बहुत ज्यादा लंबी नहीं होती जा रही इसकी। आइए प्लीज बैठिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बताइए। आमना मैडम, मेरे शौहर को बेबुनियाद अरेस्ट कर लिया गया है। उन पे कत्ल का इल्जाम लगाया है और वो कत्ल क्या, किसी से बदतमीजी से भी बात नहीं करते। आराम से, तहम्मुल से, तफसील से बताइए किसके कत्ल का इल्जाम लगा है उनको। जी, वो मेरा क्लासमेट होता है। प्लीज मेरी हेल्प करें, प्लीज। देखिए फौजिया साहिबा, आपने अभी तक मुझे जितनी भी बातें बताई हैं ना, तमाम शवाहिद वो आपके शौहर के खिलाफ ही जा रहे हैं। भाई अगर आपको उनकी बेगुनाही पर इस कदर यकीन है तो मैं एक मरतबा मिल लेती हूँ उनसे। क्या नाम बताया आपने अपने शौहर का? जी जावेद। जावेद। और किस थाने में ये FIR कटी है, कहाँ, किस लॉकअप में?
अगर कोई साहिब जायदाद औरत फौत हो जाए तो इसकी जायदाद में से औरत के शौहर को 25%, बेटे को 27.78%, बेटी को 13.89% और औरत के माँ और बाप को 16.67% बिल तरतीब हिस्सा मिलेगा, जबकि औरत के पोते, नवासे, पोती, नवासे और बहन भाई का कोई हिस्सा नहीं होगा। अपनी मैडम आमना को कहिएगा कि पुलिस वाले किसी को ऐसे नहीं अरेस्ट करते, खास तौर पर कत्ल के केस में। ये फाइल है, इसमें सब कुछ लिखा है। हमारे पास साजिद साहब की कार ट्रैकिंग रिपोर्ट है जो ये बयान करती है कि 4 नवंबर बरोज़ इतवार के दिन सुबह 11:30 पर साजिद साहब की गाड़ी डिफेंस तेज रेट में उनके बंगले से निकली और 11:55 पर जावेद साहब के घर पहुंची। फिर 12:20 पर जावेद साहब के घर से निकली और मोहम्मदी कब्रिस्तान गई। उसके बाद साजिद साहब की कार में उन्हीं की लाश बरामद हुई। तो इन सब से आपने क्या नतीजा अखज़ किया? जावेद जो है साजिद की फैक्ट्री में मुलाजमत करता था। साजिद उस दिन जावेद के घर गया और किसी बात पर दोनों का झगड़ा हो गया और इस झगड़े के नतीजे में साजिद का मर्डर हो गया। जावेद ने साजिद की लाश कार में डाली और मोहम्मदी कब्रिस्तान ले गया ताकि उसे ठिकाने लगा सके। फाइल में फ़ोटो देख सकते हैं आप। साजिद की एक आंख भी सूजी हुई है और माथे से खून बह के जम गया है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या है? पोस्टमार्टम नहीं कराया। क्यों? मर्डर केस में तो पोस्टमार्टम सबसे इम्पोर्टेंट होता है। मैडम रूही ने पोस्टमार्टम से इनकार कर दिया था। देखिए जावेद साहब, इस वक्त तमाम सर्कमस्टेंशियल एविडेंस आपके खिलाफ है, लेकिन आप फिर भी बज़िद हैं कि आप बेगुनाह हैं। जो भी हकीकत है, उस रोज़ जो कुछ भी हुआ, बेहतरी इसी में है कि आप मुझसे कुछ भी नहीं छुपाएं और सच सच बताएं। देखिए मैडम, मैं आपसे वादा करता हूँ उस दिन जो कुछ भी हुआ मैं आपको वही बताऊंगा। एक भी लफ्ज़ मैं झूठ नहीं बोलूँगा आपसे। मैडम, मुझे सहाफ़त के अलावा और कोई दूसरा काम नहीं आता है। मैं हैरान था कि साजिद ने मुझे इतनी अच्छी जॉब कैसे ऑफर कर दी, लेकिन फिर मुझे बाद में अंदाज़ा हुआ कि उसका असल मकसद क्या था। मेरी बीवी फौजिया और साजिद कॉलेज में एक साथ पढ़ा करते थे। साजिद फैक्ट्री के काम के बहाने मेरे घर आ जाया करता था। दरअसल वो फौजिया से मिलने के लिए आया करता था। मुझे अपनी बीवी फौजिया पर पूरा भरोसा है। मैं इन सब बातों को इसलिए बर्दाश्त करता रहा कि मैं जानता था इतनी अच्छी जॉब मिलना मुमकिन नहीं है। उस रोज़ भी ऐसा ही हुआ। फौजिया घर में मौजूद नहीं थी। साजिद 12 बजे के करीब मेरे घर आया। अरे सर, आप इस वक्त? फौजिया कहाँ है? फौजिया नहीं है। और ये जानकर आपको बड़ी मायूसी हो रही हो। जी हाँ, मायूसी तो मुझे उस दिन भी हुई थी जिस दिन फौजिया ने तुम्हारा तारुफ करवाया था। बैठो। मैं समझा नहीं आपकी बात। मैं कभी अपनी शक्ल देखी आईने में? नहीं, मतलब दिल पे हाथ रख के बताओ यार, फौजिया के काबिल हो तुम?
कहाँ तुम मामूली शक्ल के आदमी, कहाँ फौजिया। कॉलेज में बहुत ज़हीन और खूबसूरत हुआ करती थी। साजिद साहब, आप मेरी इंसल्ट कर रहे हैं और अपनी हद से आगे बढ़ रहे हैं आप। अरे छोड़ो ना हाथ वत को, अपनी औकात से बढ़ के हाथ मारा है तुमने। कभी सोचा नहीं तुमने फौजिया को दिया क्या है तुमने? आई मीन कि तुमने उस बेचारे की जिंदगी बर्बाद कर दी है। उसकी शादी तो मुझ जैसे आदमी से होनी चाहिए जो उसे जिंदगी की तमाम आसाइशें दे सकता। वैसे तुम्हारी औकात से बढ़ के तुम्हें नौकरी दी थी मैंने फौजिया की वजह से, वरना तुम तो उसे फाके करवा रहे थे। मैं लानत भेजता हूं तुम पर और तुम्हारी नौकरी पर। उड़ो, गेट आउट, गेट लॉस्ट। एहसान फरामोश, तेरी औकात क्या है? जानता नहीं है तू मुझे? तू मुझे नहीं जानता। अच्छा मुझे ये बताइए, आपने किस किस्म का तशद्दुद किया है मरने वाले को? क्या किसी भारी चीज से उसके सर पर या सीने पर वार किया था? नहीं नहीं मैडम, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। हमारी सिर्फ हाथापाई हो रही थी कि अचानक उसकी हालत बिगड़ने लगी और वो मेरे सामने मर गया। मैं तो खुद हैरान रह गया कि उसको क्या हो गया। मैं घबरा गया था मैडम। किस तरह से हालत खराब हो रही थी साजिद की? क्या आपको लगता है उसे दिल का दौरा पड़ रहा था? मैं कुछ कह नहीं सकता मैडम कि उसको क्या हुआ, लेकिन मैंने उस पर कोई ऐसी जोरदार ज़र्ब नहीं लगाई गई। वो बस हाथापाई के दौरान ही अचानक मेरे सामने ही मर गया। देखिए, अगर आपको यकीन था कि आपकी मारपीट की वजह से साजिद की मौत नहीं हुई तो फिर तो असूलन आपको उसकी फैमिली को इतला देनी चाहिए थी। आपने तो बिल्कुल मुजरिमों की तरह उसकी लाश गाड़ी में डाली और जाकर कब्रिस्तान छोड़ा। पुलिस को सही शक हो रहा है आप पर, मुझे भी आपकी बात पर अभी तक एतबार नहीं आया। मैडम मैं डर गया था, मैं घबरा गया था। मेरे जहन में उस वक्त सिर्फ एक ही बात आई कि मैं किसी तरीके से इस लाश को ठिकाने लगा दूं, शायद मैं बच जाऊं। देखिए, अगर आपके बयान में सच्चाई है तो सिर्फ एक बात से ही आपके बयान की तस्दीक हो सकती है, और वो है मरने वाले की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। साजिद की बीवी ने तो उसका पोस्टमार्टम नहीं करवाया था। अब अगर अदालत इजाज़त देती है उसकी कब्र कुशाई की और पोस्टमार्टम करवाने की, तो फिर ही मालूम हो सकेगा कि कॉज ऑफ डेथ क्या है। मैडम, मेरा सिर्फ इतना गुनाह है कि मैंने उस लाश को छुपाया, इसके अलावा और मैंने कुछ नहीं किया। मैं कातिल नहीं हूँ मैडम, प्लीज सेव मी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बगैर तो ये केस आगे बढ़ ही नहीं सकता। जब तक साजिद की कॉज ऑफ डेथ नहीं मालूम होती, हम अपने क्लाइंट की बेगुनाही किस तरह साबित करेंगे? ठीक है मैडम, मैं फिर कोर्ट में साजिद की कब्र कुशाई और पोस्टमार्टम के लिए दरखास्त जमा करवा देता हूँ। ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया सब तुम्हारा कि साजिद के 40वें में तुमने मेरा बहुत साथ दिया। जाहिर है अपने ही साथ देते हैं, खैर तो नहीं देता कोई। शुक्रिया की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज था, मैंने जो किया। और मैं यहाँ इसलिए आया था कि ऑफिस की बहुत सारी फाइलें हैं जिस पे तुम्हारे सिग्नेचर करवाने थे। तुम फाइलें मुझे यहीं भिजवा देना, मैं साइन कर दूंगी, क्योंकि अभी इद्दत में हूँ, घर से बाहर नहीं निकल सकती। सॉरी, मैं भूल गया था तुम्हारी इद्दत का। मैं फाइलें भिजवा दूंगा। शुक्रिया सर। देखो, जब तक मैं नहीं आती फैक्ट्री सारे मामलात अच्छे से संभाल लेंगे। अरे तुम फिक्र क्यों करती हो, मैं हूं ना। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि तुम मेरी खालाजाद भी हो, और फैक्ट्री की हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी है। इस बात से बेफिक्र हो जाओ। ये अदालत आमना कबीर की दरख्वास्त पर मकतूल साजिद की कब्र कुशाई का हुक्म देती है।
मकतूल साजिद अहमद का पोस्टमार्टम कराकर रिपोर्ट अदालत में जमा कराई जाए। अदालत बर्खास्त होती है। तफ्तीशकारों का कहना है कि मुल्जिमान और मुतासिरा फर्द का मोबाइल फोन रिकॉर्ड कत्ल, डकैती और दीगर जराइम में अहम शवाहिद फराम करता है, क्योंकि इस रिकॉर्ड से ये पता चल सकता है कि वारदात के वक्त मुल्जिम कहाँ था और कत्ल की वारदातों में मकतूल के मोबाइल फोन रिकॉर्ड से सुराग लगाया जा सकता है कि कत्ल की ये वारदात कब और कहां हुई। अहमद भाई, मुझे आपके घर आने में कोई एतराज नहीं है। दरअसल रूहान का स्कूल यहाँ से करीब है। जी, फीस जमा हुई भी है इसकी। नहीं, मुझे भी पैसों की जरूरत नहीं है। जी, मैं आपको ही कहूँगी, और किसे कहूँगी अहमद भाई? जी, मैं सामना कबीर ने कब्र कुशाई की बात कर ली है, इजाजत मिल गई उन्हें। बस अहमद भाई आप दुआ करें, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में कोई ऐसी वजह सामने आ जाए जिसकी वजह से जावेद को रिहाई मिल जाए। बहुत अकेली हो गई हूँ जावेद के बगैर। जी, मैंने गवाहों के बयानात पढ़ लिए हैं और मेरा ख्याल में आपका शक सही है, ये झूठे गवाह हैं। हम क्रॉस चेक करवा लेंगे, इंशाल्लाह अगली पेशी से पहले चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। आप ये फाइल मेरे पास छोड़ जाइए तो आई विल गेट इन टच विद यू। फिक्र नहीं करें, सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। कहाँ थे तुम, इतनी देर कर दी? मैडम, साजिद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट कलेक्ट करने में थोड़ा सा टाइम लग गया। बाय द वे गुड न्यूज़ ये है कि हमारा क्लाइंट आधा तो क्लियर हो चुका है। अच्छा रियली, क्या पता चला पोस्टमार्टम रिपोर्ट से? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आप भी देखें, आर्सेनिक जहर। आर्सेनिक? ये जहर तो वैसे काफ़ी टाइम लेता है सर दिखाने में, डिपेंडिंग भी कितनी मिकदार में दिया गया है। 2 घंटे से लेके 4 दिन लगते हैं इसका असर नजर आने में। एक बात तो तय है कि मकतूल को जावेद ने जहर नहीं दिया, क्योंकि मकतूल जावेद के घर तो मुश्किल से 20-25 मिनट रुका था। लेकिन मैडम, ये बात कैसे मालूम होगी कि साजिद ने हफ्ते की रात को क्या खाया और क्या पिया था? क्योंकि पुलिस तो हमारे कहने पर तफ्तीश करेगी नहीं। वो पहले से ही फैसला करके बैठ चुकी है कि साजिद का कत्ल जावेद ने ही किया है, क्योंकि पुलिस को साजिद की कार से जावेद के फिंगरप्रिंट्स भी मिले हैं और जावेद के पास गैरत का मोटिव भी है। हाँ, लेकिन ये जानने के लिए हमें ये मालूम करना पड़ेगा कि मकतूल जावेद के घर आने से पहले कहाँ गया था। हो सकता है किसी ने इसको अपने घर में जहर दिया। इसे मुझे मकतूल की कार ट्रैकिंग रिपोर्ट की कॉपी भी ला कर दो, मालूम हो जाएगा कि कहाँ गया। फिर पॉसिबिलिटीज शॉर्ट लिस्ट होंगी और ये भी पता चले कि इसके साथ दुश्मनी किसकी हो सकती है, तो फिर मोहरिक भी शॉर्ट लिस्ट हो जाएगा। ठीक है मैडम। अच्छा, ये अनवार साहब अपनी फाइल दे गए थे, उनको शक है कि ये जो गवाह हैं इनको खरीदा गया, ये झूठे गवाही हैं। तो ज़रा इन गवाहों को भी क्रॉस चेक करो। ठीक है मैडम, मैं चेक करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई आपके? ठीक ठाक सर। आप भी यहाँ पर चौकीदार का काम करते हैं? जी साहब, नहीं हूँ। मेरा नाम शहरियार है, मैं एक अखबार में रिपोर्टर हूँ। दरअसल हमारा अखबार एक सर्वे कर रहा है कि घरेलू मुलाजमीन को उनके हकूक टाइम पर मिल रहे हैं या नहीं। इसी हवाले से आप मुझे ये बताएं कि आपको आपकी सैलरी टाइम पर मिल जाती है? सर, मुझे आए हुए यहाँ 3 माह हुए हैं, अभी तक तो तनख्वाह टाइम पे मिल रही है। अच्छा, आपके अलावा इस बंगले में और कितने मुलाजमीन काम करते हैं? सर, मेरे अलावा और भी मुलाजमीन हैं। क्या आप उनको थोड़ी देर के लिए यहाँ बुला सकते हैं?
जी जी, आप यहाँ तशरीफ रखें, मैं बुला लेता हूँ। जी। क्या अपडेट है? मैडम, एक अहम खबर पता चली है। क्या? साजिद के बंगले के चौकीदार से दौरान तफ्तीश ये पता चला कि रूही साहिबा ने एक रज़िया नामी मुलाजिमा है जिसको उसी दिन नौकरी से फारिग किया जिस दिन साजिद साहब लापता हुए। अब मेरा ख्याल इस तरफ गया कि बाकी मुलाजिम तो अपनी नौकरी बचाने के लिए झूठ बोल सकते हैं, लेकिन ये मुलाजिमा झूठ नहीं बोली, तो मैं इसके पास गया। बहुत मुश्किल से आपका पता करते हुए यहाँ तक पहुँचा हूँ। आप आखिरी बार रूही बीबी के घर पे ही काम करती थी? हाँ जी, मैं रूही बीबी के ही पहले काम करती थी। कुछ सवाल करना चाहता हूँ आपसे। मुझे बताएं कि रूही बीबी ने आपको नौकरी से क्यों निकाला? बस जी, काम करते करते बर्तन धो रही थी, बर्तन धोते हुए एक गिलास टूट गया मेरे हाथ से। फिर तो जैसे रूही बीबी ने आसमान सर पे खड़ा कर लिया, मुझे बहुत बातें सुनाई, बहुत गालियाँ दी और खड़े खड़े मेरा हिसाब कर दिया उन्होंने। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ। मुझे ये बताएं कि जब रूही बीबी आपको घर से निकाल रही थी उस वक्त साजिद साहब घर पे नहीं थे क्या? नहीं जी, उस दिन तो साहब जी घर से कहीं निकले हुए थे सुबह से। वैसे मुझे उनके मरने का बहुत अफसोस है, बड़े ही अच्छे आदमी, मेरे साथ अक्सर हंसी मजाक किया करते। अच्छा, मुझे ये बताएं कि साजिद साहब हफ्ते वाली रात को फैक्ट्री से वापस कब आए थे? वैसे तो साहब जी रोजाना फैक्ट्री से 8 बजे घर आ जाया करते थे, बस कभी कभी देर हो जाती थी उन्हें फैक्ट्री से। हफ्ते की रात वो 11 बजे आए थे। अच्छा, 11 बजे तक आए थे। और उन्होंने आकर खाना खाया था? उस रात उन्होंने खाना नहीं खाया था, बल्कि उन्होंने मुझसे कॉफी का कहा था कि कॉफी बना दो। और कॉफी आपने बना कर दी थी? जी, वैसे कहा तो मुझे ही कॉफी बनाने का था, लेकिन रूही बीबी ने पहले से ही कॉफी बना ली थी। हाय बीबी जी, ये आप कॉफी में क्या मिला रही है नमक जैसा? अरे साजिद के मैदे में कई दिनों से तकलीफ हो रही थी, तो वो हकीम से दवाई लेकर आया। ये लो, अपने साहब को देना। लेकिन बीबी जी, आप तो ना कहीं आती है ना जाती हैं, फिर हकीम साहब के पास कौन गया? तो ज्यादा ही नहीं बकवास कर रही हो, जाओ साहब को कॉफी दो। जी अच्छा। इसका तो बंदोबस्त करना ही पड़ेगा। अच्छा, जाने क्या था? चलें, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया साहब जी। मैडम, इसका मतलब रूही ने साजिद की कॉफी में जहर मिलाया था और मुलाजिमा को इसलिए फारिग कर दिया कि कहीं वो पुलिस के सामने अपना मुंह न खोल दे। और रूही ने पोस्टमार्टम भी तो नहीं होने दिया साजिद का, कि पोस्टमार्टम से पता चल जाएगा कि जहर खुरानी से मौत वाक़ई हुई। मेरा ख्याल में ये सारी इंफॉर्मेशन पुलिस के साथ शेयर करनी चाहिए। ठीक है मैडम। अगर कोई औरत शौहर के जिस्मानी या ज़हनी तशद्दुद का शिकार हो और उसकी ख्वाहिश के बावजूद शौहर तलाक ना दे, तो डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिजेस एक्ट 1939 के तहत अदालत से खुला ले सकती है और अदालत शौहर की मर्जी के बगैर औरत को खुला की डिग्री जारी कर सकती है। लेकिन खुला लेने की सूरत में औरत को अपने माली हुकूक से दस्तबरदार होना पड़ता है। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं विक्टिम हूँ, मेरे शौहर की मौत हुई है, आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। एक मिनट आप ठहरे, मैं डीएसपी को फोन करती हूँ। बानो फोन दो। एक मिनट, आपने जिसको फोन करना है बाद में कर लीजिएगा। इस वक्त आप सिर्फ मेरे सवाल का जवाब दें। उस रात साजिद साहब को कॉफी में क्या घोलकर आपने पिलाया था? मेरे पास चश्मदीद गवाह भी है, आपकी साबका मुलाजमा रजिया। उसने देखा था आप कॉफी में कुछ घोल रही थी। अच्छा, तो आपके कान रजिया ने भरे क्योंकि मैंने उसे नौकरी से निकाल दिया, उसका बदला लेना चाहती है वो। मेरे शौहर को मैदे की तकलीफ थी, वो हकीम से दवाई लाए थे, वो डाल के दी थी मैंने कॉफी में। बानो, जाओ ड्रेसिंग टेबल से दवाइयां लेकर आओ। ये ले, ये दवाई है, ये उस दिन मैंने कॉफी में डाल के दी थी। आप चाहें तो लेबोरेटरी से टेस्ट करवा सकते हैं।
आपको मालूम हो जाएगा ये जहर है, ये दवाई। अब आप यहाँ से जा सकते हैं। इसका भी मैं टेस्ट करा लूंगा। जाओ नजर अंदर जाके देखो इसके अलावा भी कोई दवाई है या नहीं है। जाओ। जी सर, मैं देखता हूँ। मैं आपकी कंप्लेन ऊपर तक करूंगी। आप करती रहना मेरी कंप्लेन। मैडम, लेबोरेटरी रिपोर्ट्स के मुताबिक कॉफी में रूही ने दवाइयाँ मिलाई थी, जहर नहीं। किस चीज की दवाई? साजिद साहब को अल्सर की बीमारी थी जिसकी दवाई वो हकीम से लेते थे। अब इस हिसाब से तो रूही के ऊपर शक बनता ही नहीं है। हाँ, लेकिन अभी तक जितनी भी इन्वेस्टिगेशन हुई है कोई भी दूसरा सस्पेक्ट सामने नहीं आ रहा जिसके पास ये वारदात करने का मोहरिक हो। मोहरिक तो सिर्फ रूही के पास ही बनता है। हो सकता है उसे मालूम हो गया हो कि साजिद कहीं दूसरी शादी करने वाला था। और वैसे भी अगर कत्ल की वारदात मर्द करे तो वो अमूमन असलहा इस्तेमाल करता है। जहर खुरानी से कत्ल की वारदातों में अक्सर खवातीन ही मुलविस पाई जाती हैं। ऐसा ही है। और वैसे भी जो मकतूल की कार ट्रैकिंग रिपोर्ट तुमने ला कर दी थी उससे तो यही जाहिर हो रहा है कि पिछले 2 दिन तक वो ज्यादा से ज्यादा ऑफिस गया है और वापस घर आया। किसी तीसरी जगह पर तो वो गया ही नहीं। तो अगर किसी ने उसे घर में जहर नहीं दिया तो हो सकता है ये वारदात ऑफिस में की गई है। तो मालूम तो करो ऑफिस में रूही के कितने वफादार मुलाजिम हैं और साजिद को ऑफिस में ये चाय पानी कौन देता था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये कहाँ साबित होता है कि जावेद ने साजिद को जहर नहीं दिया। देखिए, सबूत तो आपके पास भी कोई नहीं है कि साजिद को जहर मेरे क्लाइंट ने दिया था। इसकी भी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। हमें तो शक है कि जावेद ने तमाम सबूत मिटा दिए। देखिए, आप सिर्फ मफरूजों पर बात कर रहे हैं, लेकिन मेरी टीम ने जितनी तफ्तीश की है उससे तो ये बात तय होती है कि साजिद को जहर ना तो उसके अपने घर में दिया गया और ना ही मेरे क्लाइंट के घर में। साजिद को जहर उसके दफ्तर में दिया गया और उसमें एक दफ्तर का ही शख्स इन्वॉल्व है। जब शहरियार ने साजिद के ऑफिस में जाकर पूछगछ की तो वहाँ के पीएन ने बताया। अस्सलाम वालेकुम। यार, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी कि कत्ल से पहले जब साजिद साहब ऑफिस आए थे तो उस दिन तुमने ही उन्हें चाय और खाना दिया था। अलबत्ता साहब ने उस दिन खाना तो नहीं खाया ना, चाय मैं ही बनाकर रख कर आया था साहब के रूम में। अच्छा। साहब अपने कमरे में नहीं थे तो मैंने चाय उधर ही रखी साहब के रूम में और मैं बाहर आ गया। लेकिन जैसे ही मैं बाहर आया तो अच्छा, मुझे उनका नंबर और गाड़ी का नंबर मिल सकता है? सर, उनका मोबाइल नंबर तो सर मैं आपको दे देता हूँ। ठीक है यार, आप मुझे नीचे चल के गाड़ी बता सकते हैं कौन सी है उनकी? जी सर, मैं बिल्कुल बता सकता हूँ। सर, मैं कब रख कर आ रहा हूँ। जी। अब पीएन ने जिस शख्स की निशानदेही की है उस पर हमें मजीद शक हो गया और शहरयार की मालूमात के मुताबिक तो इस इंसान के पास ना सिर्फ कत्ल करने का मौका था बल्कि मोहरिक भी है। और शहरयार ने इस शख्स की कार ट्रैकिंग रिपोर्ट भी निकलवाई है। आप ज़रा ये देखिए, ये वारदात से 2 रोज़ पहले की कार ट्रैकिंग रिपोर्ट है। ये शख्स केमिकल मार्केट में गया है और वहाँ पर शहरयार ने मुख्तलिफ दुकानदारों को इस आदमी की तस्वीर दिखाई तो एक दुकानदार है, उसका भी इसमें नंबर लिखा है, फाहद केमिकल्स के नाम से उसकी शॉप है। उसने शनाख्त कर ली, उसने कहा कि ये मुझसे आर्सेनिक लेकर गया है। इस दुकानदार ने बताया कि वैसे तो वो इस शख्स को जहर नहीं बेचना चाह रहा था, लेकिन वो कह रहा था कि उसके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं और चूहे घर से ख़त्म ही नहीं हो रहे, बीमारी फैलने का ख़तरा है। तो शरीफ आदमी लग रहा था, उसने इसको आर्सेनिक बेच दिया। और ये तो आपको भी अच्छी तरह मालूम होगा कि आर्सेनिक एक ऐसा जहर है जिसका असर 2 घंटे से लेके 4 दिन के बाद तक हो सकता है। इसकी भी हम करते हैं इन्वेस्टिगेशन। फाहद केमिकल से भी हम पता करवाते हैं। हाँ भाई, अब सच सच बता दे, क्योंकि रूही ने तो लेडी कांस्टेबल के सामने सब कुछ उगल दिया है। तूने जहर दिया उसे। रूही ने बता दिया, लेकिन साहब मुझे तो रूही ने कहा था कि उसको जहर दे। चल
ये तो तूने मान लिया ना कि उसके कहने पे जहर दिया था। अब तफसील भी बता दे सारी। साहब, उस दिन मैंने साजिद को ऑफिस में वकील से बात करते हुए देखा। जी वकील साहब। वकील साहब, मैं रूही को तलाक देना चाहता हूँ। मैं अब एक अपाहिज औरत के साथ नहीं रह सकता, और वैसे भी पावर ऑफ अटर्नी मेरे नाम कर चुकी है। और सब मैंने रूही को ये बताया कि वो तुम्हें तलाक दे देगा और तुम्हारे मुख्तारनामे से तुम्हारी जायदाद अपने नाम कर लेगा, तो वो बहुत गुस्से में आई और उसने मुझे कहा कि तू साजिद को मार दे। साजिद को मार के तुझे क्या फायदा होना था? साहब, रूही ने मुझे ये भी कहा कि तू अगर साजिद को मार देगा तो मैं एक फैक्ट्री तेरे नाम कर दूंगी। तूने उसे दफ्तर में जहर दिया था? उसे साजिद के कमरे में चपड़ासी ने चाय की प्याली रखी और साजिद भी कमरे में नहीं था, और मैंने मौके का फायदा उठाया और उस चाय में जहर डाल दिया। और साजिद मर गया। साहब, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई साहब, मुझे माफ कर दे साहब। वकला की बहस और मुल्ज़मान के एतराफ़ जुर्म के बाद यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुल्ज़िमा रूही ने अपने शौहर साजिद अहमद को अपने कज़न असद खान से जहर दिलवाया, जिसकी वजह से साजिद अहमद की मौत वाक़ई हुई। लिहाजा यह अदालत मुल्ज़िमा रूही को ज़ेर दिफा 302/34 ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत उम्र कैद और मुल्ज़िम असद खान को सजाए मौत का हुक्म सुनाती है, जबकि मुल्ज़िम जावेद सुल्तान को बाइज्जत बरी किया जाता है। अदालत बर्खास्त होती है। अगर आप भी कोर्ट नंबर 5 में कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें court5@sama.tv।